So dear students, in the last class we studied about the basics of transistor. तो हमने जाना कि एक ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके बाद ट्रांजिस्टर के जो 3 टर्मिनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज इमीटर, बेस एंड कलेक्टर. तो इमीटर, बेस और कलेक्टर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन जो है गेन किया. उसके बाद फिर बेटा हमने क्या जाना था कि आपने ट्रांजिस्टर का जो है फॉरवर्ड बायस जो है उसमें फॉरवर्ड बायस अगर होता है, बेस इमीटर और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही अगर फॉरवर्ड बायस होगा देन दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन मोड. और अगर बेस और इमीटर का जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा तो उसे आप कहते हैं एक्टिव मोड. और अगर दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस हो यानी कि बेस इमीटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन ये दोनों ही रिवर्स बायस हो जाए तो दैट वाज कॉल्ड कट ऑफ मोड, है ना. फिर हमने जाना कि ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव मोड में एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है. याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए कि अ ट्रांजिस्टर बिहेव एज एन एम्पलीफायर इन इट्स एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन. फिर दूसरा आपने क्या पढ़ा कि द ट्रांजिस्टर बिहेव एज अ स्विच when it is operated in cutoff mode and when it is operated in saturation mode. तो इस दोनों में आपने क्या जाना था बेटा, इस दोनों में आपने ये जाना कि कट ऑफ मोड में जब हम कट ऑफ मोड की बात करते हैं तो कट ऑफ मोड में क्लोज्ड स्विच कट ऑफ मोड में ओपन स्विच की तरह वर्क करता है. ओपन मतलब स्विच ऑफ, है ना, करंट पास नहीं करेगा. क्लोज का मतलब क्या होता है, स्विच को टच कर देना, बंद कर देना. तो स्विच है ना, घर में जब हम बोलते हैं स्विच बंद कर दो तो बंद नहीं, वो ओपन कर दो होता है, समझे ना. जैसे फैन है, फैन क्या कहते हो ना, जब फैन का स्विच बंद कर दो या फैन बंद कर दो, फैन बंद करते हो तो स्विच को ओपन करते हो, है ना. फैन ऑन कर दो, ऑन मतलब क्या हुआ कि पंखा चलने लगेगा, है ना. बट स्विच को आप क्या करते हैं, फैन ऑन करने के लिए स्विच को क्लोज करते हैं, है ना. ऑफ अलग चीज है, क्लोज अलग चीज है. सो बेसिकली व्हाट यू डू, यू क्लोज द स्विच, है ना. तो जैसे स्विच है ना बेटा, जैसे ये देखो ये स्विच रहा, तो जब आप स्विच को शॉर्ट करेंगे मतलब ये रहा, इसको जब क्लोज करेंगे तो क्या होता है, ऑन हो जाता है. और जब आप ओपन करेंगे, स्विच को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ. तो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, है ना. तो ऑन मोड में क्या होता है, ऑन मोड का मतलब होता है स्विच ऑन का मतलब होता है क्लोज स्विच और स्विच ऑफ का मतलब होता है ओपन स्विच. तो क्लोज और ओपन अलग चीज है ना, ऑन ऑफ अलग चीज है, तो उसको समझो अच्छे से. तो क्लोज का मतलब ऑन मीन्स क्लोज्ड और ऑफ मीन्स ओपन स्विच. तो ये बात ध्यान रहेगा. तो जब स्विच की तरह ट्रांजिस्टर वर्क करेगा तो किस मोड में करेगा, इट विल बिहेव इन कट ऑफ मोड एंड सैचुरेशन मोड. कट ऑफ मोड में जो है वो ऑफ स्विच यानी कि ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा और सैचुरेशन मोड में ऑन स्विच की तरह दैट इज क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा. तो ये चीज है. बट बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एज स्विच एंड एम्पलीफायर, मैथमेटिकल डिस्कशन करने से पहले हम लोग एम्पलीफिकेशन फैक्टर के बारे में जानते हैं. देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स इन transistor. So what are the amplification factor? There are 2 amplification factors here, है ना. One is called alpha and other is called beta. तो अल्फा जो होता है वो क्या हो जाता है, अल्फा जो होता है बेटा that is IC by IE, है ना. IC क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, समझो. IC डिनोट कर रहा है करंट थ्रू कलेक्टर, जो कलेक्टर से करंट पास कर रहा है वो. तो अल्फा हो जाता है आपका IC by I और बीटा क्या हो जाता है, बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई IB, दैट इज कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट. तो दिस इज कलेक्टर करंट अपॉन इमीटर करंट
करंट अपॉन इमीटर करंट, and this is collector current upon base current. Upon base current. तो ये ध्यान रखोगे यहाँ पर, है ना। और आपने क्या देखा था, लेट अस ड्रॉ द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में बेटे आपने क्या देखा था, एनपीएन ट्रांजिस्टर में बना रहा हूं। तो दिस इज कलेक्टर, दिस इज इमीटर एंड दिस इज बेस। तो आपने करंट के बीच में क्या देखा था, दिस वाज एनपीएन ट्रांजिस्टर वी आर डिस्कसिंग। ओके, तो बेस का करंट इधर, कलेक्टर का करंट इधर और इमीटर का करंट इधर होता है। तो दिस इज आईसी, दिस इज आईबी एंड दिस इज आईई। तो ये चीज है। तो बाय किरचॉफ्स लॉ आप क्या जानते हैं, यू नो दैट सिंस IE इक्वल टू आई क्या हो जाता है, IB प्लस IC। सो दैट इज IE इक्वल टू यू कैन से IC प्लस IB। इसको देखिए सर्किट से देखना मेरा बेटा। हाँ बोलो सर। जो आपने पिछली बार बताया था कि जो वो कलेक्टर में करंट होता है IC, वो या आउटपुट करंट होता है। हाँ, आउटपुट करंट लेंगे, बिल्कुल आउटपुट करंट लेंगे। लेकिन सर जो करंट है वो मीटर से भी पास होता दिख रहा है, और वो भी आउटपुट इमीटर से जो पास होता दिख रहा है वो सिर्फ IC थोड़ी ही है ना, वो तो IB प्लस IC है ना। वो तो है, इमीटर से जो पास हो रहा है वो दोनों का सम है ना बेटा, वो IC से थोड़ी ही है, वो IC प्लस IB यहाँ पे जंक्शन बन रहा है ना। यही करंट सिर्फ तो नहीं जा रहा है, ये भी करंट जा रहा है ना। वो मैंने पूरा सर्किट नहीं बनाया है ना, बस जंक्शन बता रहा हूँ। ये नोड बन गया ना बेटे, तो नोड पे जितना देख लो बेस करंट आ रहा है और जितना कलेक्टर करंट आ रहा है, जितना करंट नोड पे आएगा, जितना करंट नोड की ओर आएगा उतना ही नोड से दूर जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। तो उससे आप देख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत बोलिए, ये समझा मयंक? यस सर। ओके हाँ, तो पहले अभी हम लोग जो है ना वो सर्किट, तो जो हमने किया ना सर्किट पे फिर सॉल्व करेंगे, बट पहले इस एक्सप्रेशन को समझ लें, करंट के रिलेशन को समझ लें। तो देखो बेटा, यहां से हम लोग जो है आईसी को क्या लिख सकते, आईसी को क्या लिख सकते हैं, है ना। आईसी जो है आईसी है यहाँ पर, तो आईसी के टर्म में आप सबको लिख सकते हैं, आई को भी लिख सकते हैं, आईबी को भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों रिलेशन से देखना हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से पहले वाले से यू कैन राइट आई आई क्या हो जाएगा, देखो आई जो हो जाएगा आईसी बाई अल्फा, आईसी बाई अल्फा एंड आई बी देखना बेटा, यहां से आई बी जो है आई बी हो जाएगा आईसी बाई बीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को आई और आई बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या होगा, हम लोग अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे ना। तो हम लोग यहां से क्या देखेंगे, दिस इज यू कैन से 1 एंड दिस इज यू कैन से 2, ये दोनों मिला करके 2 हो गए। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखना मेरा बेटा क्या हो जाता है। 1 से देखो बेटे, 1 में क्या रख दोगे, आई को रख देना, आई हो गया आईसी प्लस आई बी। तो इसको चलो लिखते हैं, सिंस आई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी, आई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी हो रहा है। तो अब इसको क्या करोगे, आई को देखो, व्हाट इज आई, आई इज आईसी बाई अल्फा, दिस इज योर आईसी बाई अल्फा एंड आईसी तो आईसी ही रहेगा। तो आईसी को आईसी छोड़ दो और आईबी को क्या लिख दोगे, आईबी को लिख दोगे आईसी बाई बीटा।
तो प्लस IC बाई बीटा। तो देखो IC कट जाएगा ना ऊपर में, यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई बीटा। ये आ गया ना 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई बीटा। यहाँ से अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया 1 प्लस ये बीटा प्लस 1 बाई बीटा, दैट इज सॉरी 1 बाई अल्फा। 1 बाई अल्फा क्या हो गया, 1 बाई अल्फा हो जाएगा बीटा प्लस 1 बाई बीटा, दिख रहा है बीटा प्लस 1 बाई बीटा। देयरफॉर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा को आप लिख सकते हैं बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। तो ये रिलेशन जो आ गया आपको अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आ गया ना, कि देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। ओके बेटे, तो चलिए इसको नोट कर लोगे, कुछ साल पहले इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, बीटा अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा। ओके, ये समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। There are two amplification factor, current amplification factors, and इसमें देख लो है ना, आप क्या देखोगे यहाँ पर कि अल्फा और बीटा के बीच में हमने रिलेशन निकाला। देखो कम ऑन टेल मी, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। समझा बेटे? अंकुर क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ओके मयंक, सचिन, यस सर क्लियर है। सचिन बेटा, यस सर। अच्छा देख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर कहीं पे दिक्कत लगे तो उसको पूछ लेना, इसको अच्छे से डेरिवेशन पूरा कर लो, रिलेशन याद रखना, नहीं भी याद रहे तो तरीका देख लो कैसा है, 2 मिनट में निकल जाता है ना, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको जरूर कर लीजिए अच्छे से। दिस रिलेशन विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, डू इट। अब ये आप समझ गए, हम लोग एज ए स्विच एंड एज एन एम्पलीफायर देखेंगे। एक चीज और होता है ना, AC करंट गेन एंड DC करंट गेन, दोनों को डिस्कस करेंगे है ना, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है AC करंट गेन DC करंट गेन, तो जल्दी से इसको करिए, नोट इट डाउन। अच्छा देखो, जैसे आपने अल्फा को लिखा बीटा के टर्म में, यहाँ बीटा को भी तो निकाल सकते हो अल्फा के टर्म में, पहले इसको नोट कर लो फिर उसको लिखा देते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये 3 चीज याद है तो आप सब्स्टिट्यूट करके कर लेंगे, एक तो अल्फा, एक बीटा, और तीसरा ये इक्वेशन की इमीटर करंट I इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, ये 3 चीज याद रखिएगा तो सारा रिलेशन डिराइव हो जाएगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये तीनों जरूर याद रखना। देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूं मैं, कैसे याद करोगे। ये तो आपको किरचॉफ्स करंट लॉ से याद हो जाएगा, I इक्वल टू IC प्लस IB। अब इसमें दोनों में देखो, दोनों में डिवाइड किसको कर रहे हैं, कलेक्टर करंट को डिवाइड कर रहे हैं। कलेक्टर करंट न्यूमरेटर में है, दिख रहा है बेटे, ध्यान से देखिए। इन बोथ द केसेज कलेक्टर करंट इज इन ऑन द न्यूमरेटर, दिख रहा है, बताओ
आर यू ऑब्जर्विंग दिस? Yes, बोलिए sir. बेटा। Yes, कलेक्टर करंट न्यूमरेटर में आ रहा है, देखो अच्छे से। और नीचे क्या आ रहा है, एक में इमीटर एक में बेस। तो अब इमीटर किस में आएगा, बेस किस में आएगा, तो उसका मैं एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं, देखो ट्रिकी लॉजिक। बीटा को देखो, बीटा वाले को याद करो बस। तो बीटा वाले पे ध्यान दीजिएगा। बीटा में देखना बेटा क्या है, व्हाट इज देयर इन बीटा, बीटा बी फॉर बेस, बी फॉर बीटा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आईबी आ गया ना। कैसे रिलेट करने ना, बीटा बेस, समझा? कैसे रिलेट हो जाएगा, बीटा फॉर बेस, समझ गया? बोलो बोलो बेटे, याद हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हो गया ना याद? दोनों में कलेक्टर करंट ऊपर में आएगा, याद रखना। यानी कि अल्फा में भी क्या होगा, ऊपर में कलेक्टर करंट होगा। बीटा में भी ऊपर में न्यूमरेटर में कलेक्टर करंट ही होगा। तो कलेक्टर करंट को डिवाइड करना है। तो बीटा वाले को याद करिए, बी फॉर बीटा, बी फॉर बेस। तो बीटा में क्या आएगा, बेस करंट आ जाएगा, आई बी। इसमें बेस आ गया तो इसमें कौन सा लेंगे, इसमें बचा हुआ लेंगे, मीटर वाला। समझ गया? ट्रिक समझा? इज द ट्रिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो। Yes, sir. सचिन याद हो गया बेटा? सचिन बेटे हाँ जी सर। याद हो गया बेटा अल्फा बीटा का फॉर्मूला? हाँ जी सर। तरीका समझ में आया? हाँ जी सर। क्या बताया मैंने, दोनों में न्यूमरेटर में कौन होगा, आईसी होगा। और डिवाइड किससे करेंगे, एक जगह इमीटर करंट से, एक जगह बेस करंट से। तो बीटा वाले को देखो, बीटा फॉर बी फॉर बीटा, बी फॉर बेस। तो बेस वाले को बीटा वाले में हम बेस करंट से डिवाइड कर देंगे, आईबी से। तो अगर बीटा वाले में बेस करंट से डिवाइड होगा तो अल्फा वाले में इमीटर करंट से डिवाइड होगा। अच्छा देखो, इमीटर का करंट सबसे ज्यादा होता है, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है। तो यहाँ वैल्यू भी समझो कि क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां तक की बात अगर आप समझ गए तो देखना आप लोग, सामने ध्यान देना कि सिंस अल्फा इक्वल टू आई सी बाई आई ई, दिस इज लेस देन 1। कितना छोटा होगा, बहुत थोड़ा सा छोटा होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। समझ रहे हो? मैं इक्वल टू 1 भी लिख रहा हूं, लेस देन 1 भी लिख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, यानी कि 1 के आसपास होता है, बहुत छोटा नहीं होता। 0.98, 0.95 लाइक दिस। यानी कि अल्फा की वैल्यू 0.9 से ज्यादा होती है, ये बात गया दिमाग में, है ना? बेस करंट बहुत छोटा होता है, बेस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बट लेस देन 1, दिमाग में रखिएगा। और बीटा जो है वो आपका क्या है, आईसी बाई आई बी। तो यहां क्या हो जाएगा, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसीलिए होता है सिंस बेस करंट इज, इस तरह से लिख लो, सिंस collector current is very very larger than the base current is very small, be careful, base current is very स्मॉल। बेस करंट जो होता है वो जनरली माइक्रो एम्पियर में होता है। बेस करंट किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। और कलेक्टर करंट और इमीटर करंट जो होते हैं, है ना, ध्यान देना इन बातों पे। कलेक्टर करंट और जो इमीटर करंट होते हैं, दीज आर इन मिली एम्पियर। ओके, तो ये काफी ज्यादा हो गया ना, ये देखो माइक्रो एम्पियर है, 10⁻⁻⁶। और ये किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है, दैट इज 10⁻, इसमें होगा -3। तो ये बात समझ में आ गया बेटा? बताइए। तो ये याद रहेगा कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, अल्फा इज स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा होता है। पर कितना छोटा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, वेरी कॉम्परेबल टू 1 होगा, है ना? जैसे 0.98, 0.99, 0.999, 0.95, मतलब 0.9 से तो काफी बड़ा होगा,
यानी कि 1 के वेरी क्लोज होगा। सो अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1 बट जस्ट लेस देन 1। ये दिमाग में बैठा हो, आई एम रिपीटिंग, अल्फा इज क्लोज टू 1, अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1 बट जस्ट लेस देन 1। अल्फा 1 से छोटा होता है। यहां से भी आप देखो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, एंड बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज बीटा इज वेरी लार्ज, है ना, बीटा इज वेरी लार्ज। तो बीटा काफी बड़ा होता है बेटे, समझ गया। तो ये चीज है, ध्यान देना इसको, समझा, ये चीज समझ गया। बोलो बेटा, क्लियर है ये? कम ऑन टेल मी, बोलिए मयंक। यस सर। ये क्लियर है बेटे? ये याद रखना पड़ेगा आपको कि बेस करंट माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है और कलेक्टर करंट और इमीटर करंट मिली एम्पियर के रेंज में होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं लिखूं कि कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर एंड बेस करंट इज इक्वल टू मान लो 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, तो इमीटर करंट क्या हो जाएगा? इमीटर करंट इस बार क्या हो जाएगा? देयरफॉर इमीटर करंट विच इज कलेक्टर प्लस बेस करंट, तो इसको भी आप मिली में करोगे तो दिस विल बी 5 मिली एम्पियर प्लस 10 माइक्रो एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? 0.01 मिली एम्पियर, ये लिख सकते हैं। सो दैट इज 5.01 मिली एम्पियर, दिख रहा है? तो ये 5 मिली एम्पियर हुआ, ये 5.01 मिली एम्पियर हुआ, दिख रहा है? ये एग्जांपल देखो, समझा? तो ये एग्जांपल देखिए और उससे समझिए, तो आप क्या देखेंगे? देयरफॉर मैं इस एग्जांपल में अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालूं तो अल्फा क्या हो जाएगा? IC बाई IE, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 5.01, है ना? तो 5 डिवाइडेड बाई 5.01 करके देखना कितना आएगा। ओके, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी मतलब क्लोज टू 1, यानी कि 0.99 के आसपास आ जाएगा। आप करके देख लेना, है ना? मैं एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं लिखूंगा, मैं कैलकुलेटर से करूंगा तब लिखूंगा, ठीक है? अब बीटा क्या आ जाएगा मेरा बेटा? बीटा क्या आ जाएगा? बीटा देखो, बीटा विल बी इक्वल टू IC बाई IB, सो दैट विल बी कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 0.01, 5 डिवाइडेड बाई 0.01, है ना? 10 माइक्रो एम्पियर क्या हो गया? 10 माइक्रो एम्पियर हो गया 0.01 मिली एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 500, देख रहे हो? 500 हो गया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? बताइए, एग्जाम्पल क्लियर है बेटा? कम ऑन टेल मी। ओके, वेरी गुड, नोट कर लो आप लोग, प्लीज नोट इट डाउन। अंकुर, सचिन, मयंक, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए बेटे। लास्ट में एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग हियर? यहां देखो क्या वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 0.998, कितना आ रहा है? 0.99803, है ना? 800, तो 0.998 दिख रहा है सभी को? तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा की वैल्यू हो गई 0.998, है ना? और बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 500 हो गई। ओके बेटे, कम ऑन डू इट, डू दिस।
तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाया, वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आई हैव टेकन एंड यू कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. कम ऑन डू दिस. सर हाँ बोलो बेटा. सर जैसे अब एग्जाम आगे हो गया तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, डिफिकल्टी लेवल पे हो गया जैसे, और नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे, ऐसे उससे कुछ फर्क देखो पड़ता है? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पढ़ेगा वो अच्छा कर जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अच्छा नहीं करेगा, है ना. काहे की चिंता करते हो, अभी तो कोरोना खत्म ही नहीं हुआ है ना. नहीं सर, जैसे कि मतलब अब ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे उसके लिए, ये ऐसा कुछ है तो लाओ ना जैसे? ज्यादा नंबर, हु सेज की नहीं लाना है ना. देखो आप जितना जानोगे उससे ज्यादा नंबर ला पाओगे बेटा, बताओ सचिन. हाँ जी सर. आप अपने नॉलेज जितना क्वेश्चन आता रहेगा उससे ज्यादा तो नहीं ला पाओगे. हाँ जी सर, वो सर नहीं मैं पूछ जैसे एक टारगेट होता है कितने लाने इतने लाने, हाँ उसके उससे ज्यादा करना टारगेट जो है पड़ेगा? ना, टारगेट आप देखो, मैं तो कहूंगा टारगेट 300 में 300 बनाओ, मुझे अच्छा लगेगा. लेकिन आप प्रैक्टिकल बात करिए, प्रैक्टिकल बात ये करिए कि आप 150 मार्क्स का कम से कम आप अपने लिए टारगेट बना लिया. आई एम टॉकिंग अबाउट यू सचिन. ओके, हाँ जी सर. आप अपना 150 मार्क्स का टारगेट बना के चलो. तो अगर आप 150 मार्क्स का टारगेट बना के चलोगे तो ऑब्वियसली आप 120 तो ले ही आओगे. समझ रहा है बेटा. यस सर. तो आप इतना करो कि 150 आने के लिए देख लो क्या होना चाहिए. 150 आने के लिए 11th और 12th का मिलाकर 50% सिलेबस पे 100% कमांड होना चाहिए. तो हाँ जी सर. आपके जो भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उन पे आप 100% कमांड करिए. और यहाँ पे जो भी 11th का टॉपिक मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ और जो 12th का डिस्कस कर रहा हूँ उस पर पूरा कमांड करो. ठीक है. और उसके बाद बचे हुए टॉपिक में भी नॉलेज होना चाहिए. तो हाँ कम जी से कम सर. 50% पे 100% कमांड होगा. और बचे हुए 50% में आपको कुछ भी आता हुआ रहेगा तो 5-10 क्वेश्चन और निकल जाएंगे. समझ रहे हैं. हाँ जी सर. तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर द 150 और 120 मार्क्स प्लस. यस तो सर. ये आप अपना टारगेट बनाइए. समझ रहे हैं. यस ओके. सर. तो अगर आप 150 का टारगेट लेके चलेंगे और आप 100 भी क्रॉस कर जाएंगे तो देखो अच्छा रैंक आ जाएगा. समझ रहे हाँ हो. जी सर. और मैं ये बात आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना क्वेश्चन पेपर के लेवल में ज्यादा फर्क पड़ेगा और ना बच्चों के मार्क्स में भी बहुत ज्यादा का फर्क पड़ेगा. चाहे आप 6 महीने या साल भर आप क्यों ना एग्जामिनेशन आगे कर दें, सिर्फ वही बच्चे अच्छा करेंगे जो सिंसियरली दिन भर पढ़ाई कर रहे होंगे, इस लॉकडाउन के समय अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे. यस डेफिनेटली दे सर. कैन इम्प्रूव, है ना. दे कैन इम्प्रूव एंड रेस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट इम्प्रूव. ठीक है यस बेटे. सर. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, रेगुलर क्लास लगा रहा हूं, है ना. हाँ रेगुलर जी सर. क्लास करो और जो वर्क दिया जाता है उसको पूरा करो. समझा बेटा. तो यस देखो सर. अच्छा कर जाओगे. ठीक है बेटे. यस सर. तो ये करो, जितना भी अच्छा करोगे. मान लो अगर आप 150 है, पहले आप 25 नंबर 40 नंबर लाए थे, अगर आप 80 नंबर 70 नंबर भी ले आएंगे तो इंप्रूवमेंट तो दिखेगा. देन इट हाँ जी विल सर. गिव यू कॉन्फिडेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. सो बी यस सर. ऑलवेज रियलिस्टिक, बी ऑलवेज प्रैक्टिकल. तो आप यस सर. 100% सिलेबस नहीं कर सकते तो आप अपना 140 150 मार्क्स का टारगेट बनाइए. मयंक अगर देखो तो थोड़ा बेटर परफॉर्म लास्ट टाइम किए थे और वो थोड़ा बेटर उनका कॉन्सेप्ट है. then he can keep a target of 180 and 200 out of 300, है ना. सिमिलरली Yes, जो है, मैं मान लो मयंक को 200 का टारगेट दिया, सचिन को 150 का दिया, मैंने अंकुर को 175 का टारगेट दिया. अब ये मत कहना सचिन की सर आपने मुझे सबसे कम का टारगेट दिया है ना. नहीं नहीं ओके. सर, ऐसा नहीं है. हाँ अगर आपको मैंने 150 का टारगेट दिया और आप 150 या 140 ले आते हैं और पता चला कि मयंक को मैंने वो 200 का टारगेट दिया है और वो 120 लाता है या 100 भी नहीं आता, तो टारगेट से क्या होने वाला है. टारगेट को आप अचीव कितना करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है. Yes, तो sir. मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखते हुए टारगेट बोल रहा हूँ कि सर आप सॉरी, आज जुलाई में भी टेस्ट काफी है. होगा. ठीक है बेटे. तो जुलाई के टेस्ट के हिसाब से आप फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मयंक शुड टेक अ टारगेट ऑफ 180 to 200, है ना. 160 to 175 का टारगेट अंकुर रख लो और आप 140 से 150 का टारगेट रख लो, है ना. और आप अपनी पढ़ाई पूरे लगन से करो, मार्क्स और एग्जाम को सोच के मत पढ़ो, है ना. सीखना है, बेटर करना है, ये एक थाउट रखते हुए पढ़ाई करिए. ठीक है बेटा. यस सर. चलो ठीक है. तो अब देखो, है ना, जुलाई में एंड में है एग्जाम. लॉकडाउन जब तक होगा तब तक हम लोग इस तरह से ही क्लास करेंगे.
लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। वंस द लॉकडाउन विल बी ओवर एंड वी विल बी अलाउड टू ओपन द इंस्टीट्यूट, तो आपको बुलाऊंगा, एक को लास्ट में बैठाऊंगा, एक को बीच में बैठाऊंगा, एक को इधर बैठाऊंगा, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासरूम चलाएंगे, इफ अलाउड, इफ परमिटेड बाय द गवर्नमेंट, अदरवाइज घर घर पे ही पढ़ोगे, है ना, वो चीज यस है। सर। हाँ, उस केस में लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको कभी मैं इंडिविजुअल डाउट के लिए मैं अलग अलग टाइमिंग दे करके बुला सकता हूँ, है ना, कि कुछ यस डाउट सर। पूछना है पर्सनली फेस टू फेस तो आ सकते हो। अब जैसे मैंने 11th के बच्चों का मैंने डाउट टेस्ट जो लिया था, पूरा का पूरा डाउट मैंने ऑनलाइन लिया है, तो थोड़ी दिक्कत होती है मुझे ऑनलाइन डाउट लेने में, लेकिन क्या करें, अभी तो यही करना पड़ेगा, है ना। यस सर। चलिए कम ऑन, वी शुड मूव अहेड, नोट कर लिया बेटा। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हौसला मत खोइए और समझदारी से और अपने कैलिबर के हिसाब से टारगेट बना करके अचीव करने की कोशिश करिए, है ना बेटे, तो अच्छा होगा। ये एग्जाम्पल नोट कर लिया आपने, इज दिस एग्जाम्पल नोटेड? यस सर। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हमने डिसाइड कर देख लिया कि अल्फा की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1। देखो यहाँ पे अल्फा क्या आया, अल्फा आया 0.998, तो क्या है, मैंने क्या बोला था, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बट इट इज लेस देन 1, है ना, 1 के बहुत क्लोज होता है, छोटा तो होता है पर बहुत क्लोज होता है। एंड बीटा इज वेरी ग्रेटर देन 1, यू कैन सी बीटा इज 500, 500 है, 1000 भी होता है, 1000 के रेंज में भी होता है, 500, 800, 1000, है ना, ठीक है बेटा, तो उस तरीके से भी बीटा होता है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा के रखो मेरा बच्चा। चलो अब जो है आगे बढ़ते हैं, और मैंने यहाँ पर एक और रिलेशन देखो, यहाँ पर आपने क्या किया, यू हैव रिप्रेजेंटेड अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा। आप इसी इक्वेशन से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई बीटा, है ना, तो इससे आप क्या करोगे, इससे बीटा निकाल लोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, 1 बाई बीटा, and this implies 1 minus alpha by alpha is equal to 1 by beta, and therefore beta will be how much, beta will be alpha divided by 1 minus alpha। ओके, एक ही चीज है ना, देखो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, आई इवन डोंट रिमेम्बर, इवन आई डोंट कीप इट मेमोराइज्ड, ओके, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपको क्या याद रखना है, मैंने क्या बताया था, आपको बस ये याद रखना है कि अल्फा क्या होता है, आईसी बाई आई होता है, और बीटा क्या होता है, आईसी बाई आई बी होता है, एंड आई जो है दैट इज इक्वल टू आईसी प्लस आई बी होता है। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, तो आपका सारा अल्फा बीटा यानी कि जितने भी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या रेशियो के क्वेश्चंस है वो आप कर पाएंगे। सो आई थिंक आई हैव मेड इट क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। कंप्लीट कर लो, नोट कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद जो भी अभी तक मैंने बताया आज की क्लास में 2 मिनट उसको रिवाइज करिए। आफ्टर रिवीजन आई विल मूव अहेड। तो 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं बेटे, प्लीज गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, देन वी विल मूव अहेड। सर
सर इज दिस कंप्लीट? यहां तक हो गया मेरे बच्चों? बोलो बेटे। हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया? Yes, sir. चलिए यहां तक समझ गए? सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा? बेटा अल्फा बीटा का सिग्निफिकेंस ये है कि वो आपको कैलकुलेशन करने के काम आता है, ठीक है। और अभी आप जानेंगे एसी सर्किट की बात करेंगे तो वहां पे आपको सिग्निफिकेंस समझ में आएगा थोड़ा सा। एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। तो जो आपका करंट एंड वोल्टेज एम्पलीफिकेशन है ना, करंट का कितना एम्पलीफिकेशन हो रहा है, वोल्टेज का कितना एम्पलीफिकेशन हो रहा है, दैट एम्पलीफिकेशन डिपेंड्स ऑन द value of alpha and beta. Okay, that's why you say them amplification factor in a transistor is used as an amplifier. Transistor is used as an amplifier, so alpha and beta are important. There is one more ratio alpha beta का तो gamma भी होता है। gamma क्या होता है? It is the ratio of basically gamma is the ratio of the emitter current and base current. gamma is the ratio of emitter current and base current। उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, बट यूं ही बस जनरल नॉलेज के लिए लिख लीजिए। There's another ratio, this is not amplification factor, amplification factor नहीं है या रेशियो नहीं है, बस सिंपली इसको एक डिफाइन कर दिया गया है आई बाई आई बी, है ना। तो आई बाई आई बी, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस अपने जनरल नॉलेज के लिए आप इसको रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए आता है आपको क्वेश्चन में, उन सभी टर्म को हम एक एक करके देखते हैं। व्हाट यू गेट फॉर द कैलकुलेशन, है ना। तो टर्म्स को देखेंगे और फिर उन पे एक एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले एक टर्म मैं डिस्कस कर रहा हूं, इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस, तो ये इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है इसको जानो। व्हाट डू वी मीन बाय इनपुट रेसिस्टेंस, लेट अस नो अबाउट इट कि व्हाट इज इनपुट रेसिस्टेंस, है ना। तो देखो लेट मी ड्रॉ द सर्किट फर्स्ट ऑफ ऑल। एक साइड में मैं ट्रांजिस्टर की सर्किट बना देता हूं, तो वहां से आप चीजों को रिलेट करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा बेटे। ये जो रेसिस्टेंस होता है ना, ये रेसिस्टेंस बेसिकली कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। जैसे जैसे करंट और वोल्टेज की रेशियो चेंज होगी ना, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस चेंज होगा। याद रखिए कि ट्रांजिस्टर या डायोड, कोई भी जो आपका जंक्शन होता है, सेमीकंडक्टर जंक्शन, उसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। डायोड में आपने क्या देखा था बेटे, डायोड का जो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ आता था फॉरवर्ड बायस में, द ग्राफ ऑफ द करंट वर्सेस वोल्टेज वाज लाइक दिस, याद आ रहा है। उसी तरह से ट्रांजिस्टर का जो इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता था, दिस इज आल्सो अ पीएन जंक्शन। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी डायोड के ग्राफ के जैसा ही होता था, तो उसको आप दिमाग में रखो, ध्यान दीजिएगा।
इवन यू कैन चेंज दिस वोल्टेज VBB, इस वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं. दिस वोल्टेज इज कॉल्ड VBE, याद है ना, बेस इमीटर वोल्टेज. दिस इज RI, इनपुट रेसिस्टेंस, इसी की बात कर रहे हैं हम. ओके, दिस इज लोड रेसिस्टेंस एंड हियर IC, हियर IB, और ये आपको इधर क्या आएगा, दिस इज IE. NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, NPN ट्रांजिस्टर. तो ये आपको देख रहे हो सर्किट, आप देख रहे हो बेटा. तो इस सर्किट में आपको अब क्या डिफाइन करना है, यू हैव टू डिफाइन द इनपुट रेसिस्टेंस. तो इनपुट रेसिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक मिनट, वोल्टेज का नाम भी दे दे. ये वाला नाम बच गया VCE. आप चाहें तो इसको भी वेरी कर सकते हैं, है ना. तो यहां से यहां तक का जो वोल्टेज कहलाता है, दिस इज कॉल्ड, सॉरी ये था VCC एंड दिस इज कॉल्ड VCE, कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज. ओके, दिस इज VCE. याद करिए, लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था. अब आइए, अब हम लोग जानते हैं व्हाट डू वी मीन बाय इनपुट रेसिस्टेंस. इनपुट रेसिस्टेंस RI. इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा, देखो समझो इसको, ध्यान से सुनना बेटे, क्लियर हो जाएगा. ध्यान से सुनो, एक बार में क्लियर हो जाएगा. यहां आप क्या करोगे, जब इनपुट साइड के वोल्टेज को चेंज करोगे, है ना, ट्रांजिस्टर शुड बी इन एक्टिव मोड, यानी कि इसको फॉरवर्ड बायस में रखोगे. कौन से जंक्शन को, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखोगे, है ना, और ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखोगे, यहाँ हाई वोल्टेज दे करके. तो फिर क्या होगा कि जब आप यहाँ पर इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं चेंज करना, स्मॉल चेंज. हाउ मच चेंज यू विल ब्रिंग, स्मॉल चेंज. सो व्हेन यू चेंज दिस वोल्टेज, है ना, बाय स्मॉल अमाउंट, तो क्या होगा, VBE भी स्मॉल अमाउंट से चेंज होगा, तो बेस इमीटर वोल्टेज भी स्मॉल अमाउंट से चेंज होगा, और बेस करंट भी चेंज होगा. समझ रहे हो, बेस इमीटर वोल्टेज एंड बेस करंट विल आल्सो चेंज बाय स्मॉल अमाउंट when we change this voltage by the small amount, but you should keep in mind that you have to keep this voltage constant. Okay, इनपुट रेसिस्टेंस डिफाइन करने के लिए कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को आप कांस्टेंट रखते हुए चेंजिंग करेंगे, यानी कि आप इस वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, इसमें चेंज नहीं होने देंगे. समझ रहे हैं. अब क्वेश्चन में आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि चेंज नहीं होने देना है. क्वेश्चन में तो डेटा दिया रहेगा ना बेटा, आपको लैब में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं. लैब में क्या होता है, लैब में आप क्या करते हैं कि यू कीप दिस वोल्टेज, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कांस्टेंट, एंड यू स्लाइटली चेंज द बेस वोल्टेज. सो व्हेन यू चेंज द बेस वोल्टेज, देन व्हाट हैपेंस, बेस इमीटर वोल्टेज में कुछ चेंजिंग आएगा, तो जितना चेंजिंग आएगा दैट इज डेल्टा VBE, और करंट में जो चेंजिंग आएगा दैट इज डेल्टा IB, और इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी कॉल्ड इनपुट रेसिस्टेंस, है ना. तो इनपुट रेसिस्टेंस को आप क्या डिफाइन करेंगे, यू विल डिफाइन द इनपुट रेसिस्टेंस, द रेशियो ऑफ चेंज इन VBE to the small change in IB while keeping ये तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि ये कांस्टेंट है. आपको लैब में तो नहीं काम करना, आपको एग्जाम देना है ना, तो एग्जाम में तो नहीं बेटा आपको इसको कांस्टेंट रखना है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा. तो ये आपकी टेंशन नहीं है, समझ रहे हो, दिस इज नॉट योर टेंशन हाउ टू मेंटेन दैट VCE कांस्टेंट. ओके, दैट विल ऑलरेडी बी कांस्टेंट इन द एग्जामिनेशन, इट विल बी गिवन इन द पेपर. नहीं भी दिया रहता है, कांस्टेंट मान के ही निकालना है, समझा ना, उसी के लिए दिया रहेगा. तो क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन VBE टू द स्मॉल चेंज इन IB
while keeping the VCE constant is called क्या कहलाएगा? इनपुट रेसिस्टेंस। क्या कहेंगे बेटे? इनपुट रेसिस्टेंस। Therefore इनपुट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? देखना, therefore what will be the input resistance? Therefore इनपुट रेसिस्टेंस Ri, ध्यान से सुनिएगा, इनपुट रेसिस्टेंस Ri विल बी, है ना, डेल्टा VE डिवाइडेड बाय डेल्टा IB, डेल्टा VB डिवाइडेड बाय डेल्टा IB, कीपिंग द VC कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? नीचे में VC लिखने का क्या मतलब है? दैट यू कीप द VC कांस्टेंट। तो ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं रखना है। ये सिंपली क्या कह रहा है? VC इज केप्ट कांस्टेंट। तो VC को कांस्टेंट रखते हुए डेल्टा VB अपॉन डेल्टा IB का जो रेशियो होगा दैट विल बी कॉल्ड इनपुट रेसिस्टेंस। ये बात समझ रहे हो? बोलो बेटे, कम ऑन टेल मी। यानी कि इनपुट रेसिस्टेंस इज आल्सो नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अलग अलग वैल्यू ऑफ VC पे, अलग अलग वैल्यू ऑफ VC के लिए इनपुट रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा, है ना। सो ऑब्वियसली यू कैन से कि देखो ना, यहां पर आप क्या देख सकते हो कि जो इनपुट रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज हैविंग अ वेरिएबल रेसिस्टेंस कर्व। It's not VI characteristics is not linear like Ohm's law. It is not following the Ohm's law. So obviously the resistance is not constant. ये बात दिमाग में रखोगे, है ना बेटा। चलो बहुत अच्छी बात। तो चलिए यहां तक आप समझ गए, इसको नोट कर लो, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अगला टर्म जानते हैं। There is another term which is called output resistance, उसके बाद है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये तीन टर्म अभी पढ़ेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। कम ऑन डू इट क्विकली। हाँ मैम, कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटे? व्हाट यू हैव रिटन, लेट मी चेक। हाँ जी, चेंज करने के लिए ना, देखो इसको चेंज करोगे, है ना, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होगा, सब डेटा एग्जाम में दिया रहेगा। बेसिकली लैब में चेंज करते हैं, समझ रहे हैं ना। एग्जामिनेशन पेपर में आप थोड़ी चेंज करेंगे। एग्जामिनेशन पेपर में तो सीधा सीधा लिखेगा। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं अभी, ओके बेटे। लैब में जब आप करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहां चेंज करते हैं। इन कॉलेज यू माइट बी डूइंग द प्रैक्टिकल ऑन ट्रांजिस्टर, नॉट इन स्कूल, ओके। तो यू जस्ट हैव टू नो द थ्योरेटिकल नॉलेज कि हाँ ये जो आप कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं कि हमें VBB को चेंज करना पड़ेगा, है ना। VBB को चेंज करेंगे while keeping VC कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट मेंटेन करते हुए थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो जब VBB को चेंज करेंगे, क्योंकि देखो यहीं पे वोल्टेज दे रहे हैं ना, तो ये अपने आप चेंज होगा VBE। तो VBE में जितना चेंज आया डेल्टा, ठीक है, तो लगभग VBB का और VBE का चेंज क्वेश्चन में हम बराबर मान लेते हैं, समझ रहे हैं। उसका चेंज लगभग बराबर ले लेते हैं। अगर कोई डेटा दे तो अलग बात है। डेटा क्या बनेगा? किरचॉफ, यहाँ से लगा दो, यहाँ से किरचॉफ्स लॉ लगा दो, लूप लॉ। तो लूप लॉ इसमें लगाओगे तो देखो क्या बनेगा डेटा। कैन यू अप्लाई द लूप लॉ इन दिस? इसमें करंट कितना जा रहा है? IB करंट जा रहा है, तो IB करंट जा रहा है, इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, इमीटर का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ जब लूप लॉ लगाओगे, यूजिंग लूप लॉ, व्हाट इक्वेशन यू विल गेट? लूप लॉ, देखो लूप लॉ से इक्वेशन क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा VBB, है ना, VBB, यहां से ऊपर बढ़ो, माइनस से प्लस, तो VBB माइनस IB इंटू RI, है ना, IB इंटू RB कह लो या RI कह लो, है ना, ये हो गया। और यहां से यहां का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया? जो भी इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा दैट इज इक्वल टू, है ना, VBE। सो
यहां से यहां ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू VBE। तो VBB माइनस IBRI इक्वल टू VBE। ठीक है, तो ये आपका किरचॉफ्स लॉ से इक्वेशन बन जाएगा ना, तो इस इक्वेशन को आप किरचॉफ्स लॉ से यूज कर सकते हैं। समझा? क्लियर है ये? So how you can get the relation between VBB and VBE? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। करो बेटा, इसको नोट कर लो, प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल नो अबाउट द आउटपुट रेसिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस। एक मिनट। अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो, कंप्लीट कर लो। अंकुर समझ में आ गया बेटे आपको ये? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके सचिन, समझ रहा है बेटा? सचिन, सचिन कहाँ चला गया? अच्छा अंकुर, आपने क्वेश्चन किया था जो मैंने भेजा था गेट पे, लॉजिक गेट पे क्वेश्चंस बना के भेजा था। अंकुर, हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन लॉजिक गेट? बोलो बेटे। Hello. हाँ, आपने लॉजिक गेट पर जो मैंने क्वेश्चंस भेजा था उसको सॉल्व किया था? Yes, sir, किया था सर, हो गया उसमें था। कोई डाउट? No, सर, क्लियर है सर, लॉजिक गेट क्लियर है। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। मयंक, Yes. आपको क्लियर है बेटा वो सारा क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है। चलिए, सचिन किधर गायब हो गया भाई? चलो ठीक है, वी विल सी हिम। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। लिख लिया ना सबने? यस सर, लिखिए। ये सर्किट बना लिया ना? सर्किट नहीं मैं सर। नहीं रब करूंगा, सर्किट वैसे भी मुझे जरूरी है अभी। आई नीड द सर्किट। जस्ट अ मिनट। चलो देखो, देखो बेटे, तो हम लोग बात कर रहे हैं आउटपुट करंट की। तो आउटपुट करंट, सॉरी, आउटपुट रेसिस्टेंस। सो व्हाट इज आउटपुट रेसिस्टेंस? इसको लिखो, आउटपुट रेसिस्टेंस RO
है ना। आउटपुट रेसिस्टेंस को देखते हैं बेटा, व्हाट इज आउटपुट रेसिस्टेंस। तो देखिएगा व्हाट डू वी मीन बाय आउटपुट रेसिस्टेंस। तो इसमें आप क्या करते हैं, बेस करंट को कांस्टेंट रखते हैं। क्या कर कांस्टेंट रखेंगे, इनपुट रेसिस्टेंस में कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखते थे VCE को। आउटपुट रेसिस्टेंस में बेटा कांस्टेंट किसको रखोगे, बेस करंट को। IB इज केप्ट कांस्टेंट, है ना। इसमें क्या होगा, IB इज केप्ट कांस्टेंट, दिमाग में रखना, लिख देंगे उसको। तो ये भी रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of change in, it is the ratio of change in, ध्यान से सुनिएगा, it is the ratio of change in, किस चीज में चेंज होता है, it is the ratio of change in collector emitter voltage, collector, it is the ratio of change in collector emitter voltage। तो चेंज इन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कौन सा है बेटा, ये वाला है ना। तो इसमें चेंज की बात करते हैं, दैट इज चेंज का मतलब हो गया डेल्टा VCE टू द, किसके साथ रेशियो लेंगे, टू द चेंज इन कलेक्टर करंट, दैट इज आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कौन सा होता है, कलेक्टर करंट, टू द चेंज इन द, टू द चेंज इन द कलेक्टर करंट, to the change in the collector current, okay, it is the ratio of change in collector emitter voltage to the change in the collector current, that is collector current में change क्या हो जाएगा, delta IC, keeping the base current constant, base करंट मींस बेटा IB, तो IB को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो कीपिंग द बेस करंट कांस्टेंट, ठीक है मेरा बेटा। तो बेस करंट को कांस्टेंट रखते हुए आप क्या देखते हैं, बेस करंट को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं लैब में, और आप क्या करेंगे, यहां आप वोल्टेज चेंज करेंगे। जब वोल्टेज को चेंज करेंगे तो क्या होगा, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट में चेंजिंग होगी। और बेस करंट को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करोगे, बेस करंट को कांस्टेंट रखने के लिए यहां चेंजिंग करोगे, है ना। जो भी फ्लक्चुएशन बेस करंट में आएगा, अगर बेस करंट घटेगा तो वोल्टेज यहां बढ़ा दोगे थोड़ा, ताकि उसको हम कांस्टेंट मेंटेन कर लें। और बेस करंट अगर बढ़ेगा तो क्या करोगे, अगर बेस करंट बढ़ेगा तो यहां वोल्टेज कम करके हम बेस करंट को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। समझ रहे हो, बोलो। तो क्या होगा, यहां आउटपुट रेसिस्टेंस बेसिकली क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर इमीटर, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज टू द चेंज इन द कलेक्टर करंट, है ना। तो देयरफॉर बेटा आउटपुट रेसिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, आरओ, जो कि आउटपुट रेसिस्टेंस है। आरओ जो हो जाएगा आपका आउटपुट रेसिस्टेंस हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा VCE divided by delta IC. So delta VC upon delta IC keeping the IB constant. तो IB को कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में IB लिखने का मतलब क्या है, IB is kept constant, keeping the IB constant। समझा इसको। तो इनपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस दोनों क्लियर है मेरे बेटे, बताइए, इज द आउटपुट रेसिस्टेंस क्लियर, बोलो बेटा। मयंक, आउटपुट रेसिस्टेंस क्लियर है, अंकुर,
कम ऑन टेल मी, बताइए, आर यू देयर अंकुर एंड मयंक? यस सर क्लियर है सर। क्लियर है बेटा आउटपुट रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट? हाँ सर। हाँ, कहीं जाना नहीं है, ध्यान दीजिए इधर। सचिन देखो, जो मैंने अभी बताया है, आई एम गोइंग यस सर। टू रिपीट दिस, है ना? तो पहले मैंने अभी इनपुट रेसिस्टेंस डिस्कस किया था, नाउ आई हैव डिस्कस्ड द आउटपुट रेसिस्टेंस। तो आउटपुट रेसिस्टेंस में मैंने क्या बताया कि आउटपुट साइड देखो, ये वाला साइड आउटपुट साइड है, तो आउटपुट वोल्टेज हो गया आपका VCE हो गया, वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमीटर जंक्शन। कलेक्टर से लेकर के इमीटर तक का जो वोल्टेज है दैट इज आउटपुट वोल्टेज, और कलेक्टर का जो करंट है दैट इज आउटपुट करंट। तो आप क्या कहते हैं कि आउटपुट रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्ट रेशियो नहीं लेते हैं, VCE अपॉन IC नहीं लेते हैं, चेंज करके देखते हैं, डेल्टा करके, ठीक है? तो क्या होगा, आउटपुट रेसिस्टेंस का डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो, ध्यान देना, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, it is the ratio of change in collector emitter voltage to the change in collector current। दिखा, it is the ratio of change in collector emitter voltage to the change in collector current keeping the base current constant। base current को constant रखते हुए, base current means इस current को constant maintain करते हुए लैब में यदि आप कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को चेंज करेंगे तो कलेक्टर का करंट भी चेंज होगा। तो डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IC का जो रेशियो होगा दैट विल बी कॉल्ड आउटपुट रेसिस्टेंस। अब सवाल होता है कि बेस करंट को कैसे चेंज करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे? तो मान लो यहाँ पे वोल्टेज चेंज करने पे यदि बेस करंट घट रहा है तो बेस करंट घटेगा, तो बेस करंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे ताकि हम बेस करंट को बढ़ा के वापस से सेम कर दें। और अगर बेस करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज को कम करके बेस करंट को कम करोगे, है ना? तो आपको बेस करंट को बेसिकली कांस्टेंट रखना है, और बेस करंट को कांस्टेंट रखते हुए आप अगर वोल्टेज चेंज करेंगे कलेक्टर इमीटर का और करंट चेंज करेंगे कलेक्टर का, तो डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC का जो रेशियो होगा दैट विल बी कॉल्ड, व्हाट विल बी कॉल्ड, है ना? दैट विल बी कॉल्ड योर आउटपुट रेसिस्टेंस। IB से कोई मतलब नहीं है, IB बस लिखने का क्या रीजन है कि IB इज केप्ट कांस्टेंट। सबस्क्रिप्ट में IB लिखने का बस मतलब है कि IB इज केप्ट कांस्टेंट। फॉर्मूला बस इतना ही है, डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, इसकी वैल्यू मत रखना कहीं भी, ओके? डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, यू हैव टू कीप केयर दैट IB इज केप्ट कांस्टेंट, है ना? क्वेश्चन में ना भी दे IB कांस्टेंट तो IB कांस्टेंट ही रहता है, ये ध्यान रखना है, तभी आपका आउटपुट रेसिस्टेंस निकलता है, ठीक है बेटा? तो वो लैब के पर्पस से इंपॉर्टेंट है कि आपको IB को कांस्टेंट रखना होगा। तो आई थिंक दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन जानेंगे हम लोग, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। हो गया, ये नोट करो, कम ऑन डू इट फास्ट। नोटेड डाउन, नोटेड डाउन बेटा। यहां तक की बात क्लियर हो गई? सर थोड़ा साइड हो जाइए। ओके, कर लीजिए। ये सर्किट डायग्राम वही है जो पहले बनाया था, उसी के हेल्प Yes, से हम sir. लोग सारी चीजें समझ रहे हैं। अभी भी मैं इसको रब नहीं करूंगा, आई नीड दिस डायग्राम फर्दर मोर। चलिए करिए। सर इस क्लास का लिंक भेज देना सर आप। नहीं, मैं बिल्कुल भेज दूंगा लिंक, डोंट वरी, लिंक मैं भेजूंगा, है ना? कल मॉर्निंग तक भेजता हूँ लिंक, ओके सर। है ना बेटा? सर यूट्यूब पे अपलोड होगा क्या है? कर देंगे अपलोड, आपको अगर पढ़ना है तो
यस सर, कर दीजिएगा। है ना, एक दो बार उसको कर लेना। यस। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे अपलोड, डोंट वरी। आपके लिए है सब कुछ, सारी दुनिया पढ़े ना पढ़े, आपके लिए अपलोड जरूर होगा, है ना। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है वहां से। नोट कर लिया बेटा? इज दिस यस सर। नोटेड? चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, come on. So I will explain it further. यहां तक आप समझ चुके हैं। एक चीज जानो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अभी छूट रहा था, इन्हीं से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मेरे बच्चे, आपने क्या जाना, आपने ये पढ़ा कि ये इनपुट और आउटपुट रेसिस्टेंस जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, है ना, इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। एंड हेंस एज देयर वैल्यूज आर नॉट कांस्टेंट, है ना, अलग अलग बेस करंट पे अलग अलग वैल्यू आएगी, और उसी तरह से वहां पर अलग अलग बेस ये कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के लिए, है ना। जो आपका इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता था, इनपुट रेसिस्टेंस को भी मैं लिख लेता हूं यहां पर, दैट वाज डेल्टा वी बीई बाई डेल्टा आई बी, ये होता था। और यहाँ आप क्या करते थे, यहाँ पर आप वीसी को कांस्टेंट रखते थे, वीसी को कांस्टेंट रखते थे। तो अलग अलग इस वोल्टेज के लिए जो इनपुट रेसिस्टेंस की वैल्यू आती है वो डिफरेंट आ सकती है ना। सो व्हाट यू कैन से कि इनपुट रेसिस्टेंस एंड आउटपुट रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, है ना, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई दीज रेसिस्टेंसेस आर आल्सो कॉल्ड डायनामिक रेसिस्टेंस। कांस्टेंट नहीं है, डायनामिक है, चेंजिंग है। सो नोट में इसको लिख लीजिएगा, इनपुट रेसिस्टेंस, इनपुट रेसिस्टेंस एंड आउटपुट रेसिस्टेंस are dynamic resistance, dynamic resistances। ये बात क्लियर हुआ मेरा बेटा? इनपुट रेसिस्टेंस एंड आउटपुट रेसिस्टेंस है डायनामिक रेसिस्टेंस। क्यों कहते हैं डायनामिक? बिकॉज देयर वैल्यूज आर नॉट कांस्टेंट। फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB you will get different value of R0, and for different value of VC you will get different value of RI, that is input resistance. So input and output resistances are not constant, they changes according to change in the experimental condition, they changes according to the change in the input and output behavior, hence they are called dynamic resistance। ये बात सबको क्लियर हो गया? Is this point clear to everyone? बोलो बेटे, कम ऑन, बताइए। अंकुर मैम, क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? थोड़ा सा रुक के फिर देखते हैं। हाँ, ये जो मैंने समझाया डायनामिक रेसिस्टेंस वो समझ में आया बेटा? अंकुर नहीं सर, एक और बार बता दीजिए सर ये वाला। आवाज जा रही है मेरी सही से? सर अब आ रही है, अब आ रही है। यही ठीक है, चलो थोड़ा सा रुकना पड़ता है कभी कभी। तो देखो बेटे, मैंने बताया कि आउटपुट रेसिस्टेंस और इनपुट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के चेंज पे चेंज हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है? जैसे अगर मैं बेस करंट को चेंज करूं, डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट पे देखूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट पे डिफरेंट इन आउटपुट रेसिस्टेंस आएगा। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे, कौन सा वोल्टेज?
आउटपुट वोल्टेज यानी कि कलेक्टर इमीटर वोल्टेज अगर हम अलग करेंगे, कांस्टेंट रखना है, मान लो एक बार मैंने 10 वोल्ट रखा, एक बार मैंने 12 वोल्ट रखा, तो अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए अलग अलग रेसिस्टेंस आएगा, है ना। उसी तरह से अलग अलग बेस करंट के कांस्टेंट वैल्यू के लिए अलग अलग आउटपुट रेसिस्टेंस आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि द वैल्यू ऑफ द इनपुट रेसिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट रेसिस्टेंस आर डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस दे आर कॉल्ड डायनामिक रेसिस्टेंस बिकॉज दे डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, they vary according to variation in the experimental condition, that's why they are dynamic resistance. Is this point clear to everyone? बोलो अंकुर, अब क्लियर हुआ? यस सर हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात। if this is clear to you then we will move ahead now. हाँ चलो बेटे देखते हैं। इसे मुझे अभी रब नहीं करना है, आई नीड दिस डायग्राम स्टिल नाउ। चलिए, तो आज हम लोग लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, बस थोड़ा सा थ्योरी बचेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। पहले एक दो न्यूमेरिकल करके और फिर एक छोटी सी थ्योरी बचेगी, उसको कंप्लीट करके पूरा कर लेंगे, है ना। एक क्लास और लगेगा आपका ट्रांजिस्टर में। सो चलिए, लास्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं आज के क्लास के लिए। देखना बेटा, सो लास्ट पॉइंट इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। सो बीटा जो हमने पढ़ा था, बीटा जो है हमने एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहा था अल्फा एंड बीटा, बट बीटा को एक स्पेशल नाम दिया गया है विच इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। सो लेट अस नो अबाउट दैट करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, दिस इज बीटा, वी आर कॉलिंग बीटा को हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कह रहे हैं। तो बीटा आपका दो तरह का होता है, एक तो बीटा डीसी और एक बीटा एसी। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट बीटा डीसी के बारे में। हमने क्या पढ़ा, जो बीटा हमने पढ़ा था, बीटा डीसी पढ़ा था हमने अभी से पहले। तो बीटा डीसी जो हो जाता है डायरेक्ट करंट के लिए, दैट इज योर आईसी बाई, देखो बीटा है ना, तो बीटा है तो बेस करंट से डिवाइड करोगे, ट्रिक याद है ना, तो आईसी बाई आईबी। सो दिस इज कॉल्ड बीटा डीसी, समझा बेटा। सो दिस इज डीसी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, डीसी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। क्लियर हुआ? डीसी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा डीसी। सो बीटा डीसी इज डीसी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। नाउ वी विल नो बीटा एसी, बीटा एसी दैट इज एसी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, बीटा एसी है ना, इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो बीटा डीसी। ओके, तो बीटा एसी जो है एसी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये क्या होता है, कम ऑन राइट डाउन दिस। ओके, एसी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट गेन। इसको क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज करंट गेन। नाम याद रखना है, अगर एग्जाम में नाम याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन को नहीं क्रैक कर पाओगे। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का दूसरा नाम करंट गेन भी है। ओके, गॉट दिस? सो वी विल नो अबाउट दिस, व्हाट इज बीटा एसी। चलिए लिखिए, बीटा एसी जो होता है, द फॉर्मूला ऑफ बीटा एसी इज इक्वल टू डेल्टा, यहां देखो आईसी है ना, तो आईसी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा आईसी, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन डेल्टा आईबी, क्या आ जाएगा, डेल्टा आईबी। ठीक है, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी
कीपिंग द VC कांस्टेंट, कीपिंग द VC कांस्टेंट। ओके, इसको वर्ड में भी लिख लेते हैं, वर्ड में नोट कर लेंगे बेटा कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस। चलिए इसको नोट कर लो, पहले फॉर्मूला नोट कर लो। तो यानी कि आपको बीटा AC क्या हो गया, बीटा AC का फॉर्मूला हो गया आपका डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। ये अंडरस्टूड रखना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रखनी है। ये सबस्क्रिप्ट में लगाने का हर जगह मतलब होता है कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट रख रहे हैं, वी आर मेंटेनिंग दिस कांस्टेंट। तो बस इतना ही मतलब होता है इसका बेटा। तो बीटा AC इज इक्वल टू डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। तो आप क्या कह सकते हैं, तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और द AC करंट गेन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कलेक्टर करंट, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in collector current to the change in base current while keeping the collector emitter voltage constant। समझा इसको? ओके, सो ये क्या हो जाएगा, लिख लो इसको एक बार, द रेशियो ऑफ चेंज इन collector current that is delta IC to the change in base current that is delta IB, keeping so this will be keeping the collector emitter voltage that is VC constant। So you keep the VC constant। Is it clear बेटा? तो इस तरीके से करते हैं, समझ गया मेरा बच्चा? ओके, सो इज दिस डेफिनेशन क्लियर? बीटा AC और बीटा DC क्लियर है? बोलो बेटे। यस सर। ओके, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, प्लीज नोट इट डाउन। देखो आप लोग एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन देखना है ना, आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, सो जस्ट गो थ्रू वन क्वेश्चन। एग्जाम्पल 14.8 आप लोग से बन जाएगा, ये जो थ्योरी मैंने बताया है उसके बेसिस पे बन जाएगा, है ना। एग्जाम्पल 14.8 आप लोग देखिएगा, दिस इज अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल विद इन द एक्सरसाइज, सो प्लीज इमीडिएटली आफ्टर दिस क्लास, अभी क्लास के बाद आप इसको तुरंत सॉल्व कर लोगे, है ना अंकुर? यस सर। क्लास के बाद तुरंत सॉल्व करोगे सचिन? यस सर। ओके बेटा, इमीडिएटली आफ्टर द क्लास यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एग्जांपल 14.8। ठीक है बेटे, नोट कर लिया? हैव यू नोटेड द कॉन्सेप्ट? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं एंड कर दें।